राम राम सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 76वां होने वाला है, तो देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। और आज के वीडियो में हम 20 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 2-3 और वीडियो बनेंगी। उसके बाद हम यूपी स्पेशल की क्लास करेंगे, जो कि यूपी पुलिस, आरओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने पंचायती राज व्यवस्था की वीडियोस नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर पंचायतों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? स्वनिधि, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दूं, किसी भी आत्मनिर्भर पंचायत, आत्मनिर्भर का मतलब होता है पंचायत जो है वो अपने आप में इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि वह सारा काम अपना जो सरकार फंड दे रही है उसके तरीके से किसी अलग अपने अगल बगल के गांव पे बिल्कुल भी डिपेंडेंसी ना रहे उसकी। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण के लिए स्वनिधि सबसे महत्वपूर्ण है। स्वनिधि मतलब जो भी वह अपने गांव से टैक्स इकट्ठा करता है और जो भी उसके मतलब संसाधन है उसके पास, जैसे किसी गांव में कुछ प्राकृतिक संसाधन है, उससे जो कमाई कर रहा है, स्वनिधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद साथ में ही राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही है और सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन अगर हो रहा है तो कोई भी गांव आसानी से आत्मनिर्भर पंचायत बन जाएगा। इसलिए तीनों इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वनिधि। किसी गांव के पास अपना फंड जरूर होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंचायतों को आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? तकनीकी की मदद से, वित्तीय मदद से। जिसका आंसर आप लोग समझ चुके होंगे क्या होगा। जहाँ तकनीक मिल जाए और वित्त मतलब पैसा भी हो जाए और टेक्नोलॉजी भी हो जाए, तो कोई भी पंचायत आसानी से विकास कर सकता है। इसलिए ए व बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया कौन होता है? दो प्रकार के मुखिया होते हैं हमारे ग्राम पंचायतों में। एक होता है राजनीतिक और एक होता है प्रशासनिक। राजनीतिक वह होता है जिसे गांव की जनता ने चुना है अपने लिए, इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। और प्रशासनिक मुखिया वह होता है जिसको सरकार ने उस गांव के विकास के लिए जो भी संबंधित बातें हों, कैसे विकास करवाना है, कैसे सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन कराना है, उसके लिए भेजा है। तो राजनीतिक मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तो आप समझ गए होंगे प्रशासनिक मुखिया कौन होता है। चलिए देखते हैं उसे अगले प्रश्न में। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर पंचायत प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो आपको बताना है ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होता है वह होगा ग्राम सचिव, जो पंचायत सेक्रेटरी है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, जो ग्राम विकास अधिकारी है। तो प्रशासनिक मुखिया है क्योंकि उसे सरकार द्वारा उस गांव के लिए नियुक्त किया गया है, उस गांव के समुचित विकास के लिए और जो भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा भेजी जा रही हैं उनके क्रियान्वयन के लिए। तो प्रशासनिक मुखिया ग्राम सचिव और राजनीतिक मुखिया ग्राम प्रधान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किसी समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। कौन सी समिति बनी थी जिसके सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? मतलब ग्राम प्रधान और जो पंचायत सचिव है, इनकी नियुक्ति किस समिति की सिफारिश पर स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन हमारे सामने है गिरधारी लाल व्यास समिति। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1973 में गिरधारी लाल व्यास की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपने सिफारिशों में पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया है।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव के पद का भी प्रावधान किया गया है, जो कि 2005 के पश्चात से नरेगा से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए सृजित किया गया है। जिसका सही जवाब है गिरधारी लाल व्यास समिति है। यह राजस्थान में मतलब पार्टिकुलर रूप से राजस्थान में यह समिति बनी थी और वहां की पंचायतों के लिए सिफारिश किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास या उपयुक्त सभी? अगर आप किसी भी समुचित विकास चाहते हैं किसी भी एरिया का, किसी भी ग्राम पंचायत का, किसी भी गांव का, तो उसमें सामाजिक विकास भी होना चाहिए, राजनीतिक विकास भी होना चाहिए और सांस्कृतिक विकास भी बहुत जरूरी है अपनी संस्कृति को बचाए रखना। इसलिए जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने किया था? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू या विनोबा भावे? तो ग्राम स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन गांधी जी बिल्कुल सही उत्तर है। गांधी जी का विचार था कि जब ग्रामों का विकास होगा तो उससे ब्लॉक और जिलों का विकास होगा, यही क्रम जिला और राज्यों के विकास से होते हुए देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर सबसे छोटी इकाई जो गांव है, ग्राम पंचायत है, उसी का विकास हो जाएगा तो देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से है? ग्राम पंचायत विकास योजना से, नगर पंचायत विकास योजना से, जिला पंचायत विकास योजना से या इनमें से कोई नहीं? तो सखी मंडल का संबंध ग्राम पंचायत विकास योजना से है। किससे है? ग्राम पंचायत विकास योजना से है। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में सखी मंडल की महिलाओं की भागीदारी से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों अपने गांव के विकास के लिए योजना बनाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। सखी मंडल जो महिलाओं का मंडल है, वह अपना जो भी उनका विचार होता है किसी भी ग्राम पंचायत के विकास के लिए, जब योजना बनाई जाती है तो अपना महत्वपूर्ण ओपिनियन जो भी होता है उनका, वो उसमें रखते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? शिक्षा मंत्रालय से, सांस्कृतिक मंत्रालय से, पंचायती राज मंत्रालय से या इनमें से कोई नहीं? तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है वह पंचायती राज मंत्रालय से है। किससे है? पंचायती राज मंत्रालय से है। और स्वामित्व योजना क्या करता है? तो इस योजना के माध्यम से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा तैयार करना और प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाना है। इस योजना की घोषणा 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र घरौनी के नाम से की गई है। किसके नाम से की गई है? घरौनी के नाम से की गई है। ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र सबको दिया जा रहा है कि यह तुम्हारा जमीन है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब सारा डेटा ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। यह किसकी जमीन है, यह ग्राम सभा की जमीन है या फलाने की जमीन है, सारा डिटेल सरकार के पास दिया जा रहा है। इसी से अब पता लगेगा किसके पास कितनी जमीन है, और जिनके पास जमीन नहीं होगी उनको वह धीरे धीरे बांटा जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? 6 राज्यों को, 8 राज्यों में, 4 राज्यों में या 10 राज्यों में? तो जो स्वामित्व योजना है अभी केवल 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। कितने राज्यों में चलाया जा रहा है? 6 राज्यों में चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ही, 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस जिस दिन होता है 24 अप्रैल को, उसी दिन इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, इसे योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 6 राज्यों में चलाया जा रहा है, जिनमें राज्य हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के लगभग 1 लाख गांवों में लागू किया गया है। हमें याद करना है उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में यह पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब गांधी जी की किताबें हैं। इसमें किन किताब में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? तो हमें बताना है, वह बुक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता और इसकी स्वायत्तता को महत्वपूर्ण बताया था गांधी जी ने, जो ये बुक हिंद स्वराज लिखी थी। वर्तमान में देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिन्हें आत्मनिर्भर बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रयास किया जा सकता है। अगर गांव का विकास हो जाए, समझिए देश का भी विकास हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का संबंध किससे है? ग्राम सभा से, गरीबी से, बेरोजगारी से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जवाब है वह है ग्राम सभा। ग्राम सभा से मातृभूमि योजना की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, ग्राम पंचायतों को कुशल बनाने के लिए निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट पंचायत, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, पंचायतों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत नामक योजनाएं चलाई जा रही है। यानी कि आंसर ए और बी दोनों सही है। स्मार्ट ग्राम भी सही है, स्मार्ट पंचायत भी सही है। ग्राम पंचायतों को अपनी योजना बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायतें स्थानीय तकनीकी अधिकारियों से भी तकनीकी संबंधी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक किस धारा के अंतर्गत आयोजित की जाती है? धारा 15, धारा 20, धारा 7 या धारा 6? तो इसका सही जवाब है, ग्राम पंचायत की बैठक धारा 20 में किया गया है। इसका जिक्र धारा 20 में किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारी योजना हमारा विकास का संबंध किससे है? पंचायतों के विकास से, शिक्षा के विकास से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी योजना हमारा विकास है, या पंचायतों के विकास से, पंचायतों के समग्र समुचित विकास से, सर्वांगीण विकास से संबंधित है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय जनजाति एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आदर्श ग्राम वही होता है जिनमें मैदानी क्षेत्रों में, यानी कि उत्तर प्रदेश के ज्यादा जिलों में, ज्यादा से ज्यादा जिलों में 3000 से 5000 तक जिस ग्राम पंचायत की आबादी है, उसे समझिए वो आदर्श पॉपुलेशन है, आदर्श जनसंख्या है उस गांव की। और पर्वतीय जनजाति एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक। अब हमारे उत्तर प्रदेश में जनजाति कौन सा इलाका होगा? सोनभद्र जिला के कुछ गांव जो है वह जनजाति गांव है। पर्वतीय गांव कौन से हो जाएंगे? सोनभद्र में ही होंगे। और कुछ हमारे जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पूर्व साइड में, उसमें कुछ ऐसा माना जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्रों में 3000 से 5000 और पर्वतीय जनजाति एवं दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा वर्ष 2019 तक कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था? मतलब जितने भी 2014 में सांसद बने थे उनको 2019 तक कितने गांव के समुचित विकास करने का लक्ष्य उनको दिया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब है, तो 3 गांवों को ने समुचित विकास करना था अपने एक टेन्योर में। ठीक है, प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा मार्च 2019 तक 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर दिया गया था। तत्पश्चात ऐसे में 5 आदर्श ग्रामों प्रति वर्ष एक का चयन किया जाएगा और 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब
अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव में मानव विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप को शुरू किया जा सकता है? संपूर्ण टीकाकरण को, महिला पुरुष अनुपात में संतुलन को, सभी को 10वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध कराना, या उपयुक्त सभी? जिसका सही जवाब है, इस योजना के अंतर्गत गांव में मानव विकास के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यकलाप कुछ इस प्रकार हैं। ये तीन तो आप ऊपर के देख ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे संपूर्ण टीकाकरण, महिला पुरुष संतुलन, सभी को 10वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके अलावा अस्पतालों में 100% प्रसव, मतलब जो भी बच्चा पैदा होंगे वो हॉस्पिटल में पैदा होंगे। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की विशेष जरूरतों पर जोर देना। इसके अलावा विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलना, मतलब जो विद्यालय प्राइमरी स्कूल माध्यमिक विद्यालय हमारे गांव में है उनको स्मार्ट तरीके से उसमें पढ़ाई हो। तो ये तीन ऑप्शन के अलावा तीन मैंने और बताए जो कि आपने सुना और उससे आपने अपने अंदर विचार भी किया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, गांव के सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव, ग्राम दिवस का आयोजन, एक ऐसा ग्राम गीत बनाना जिससे लोगों में गर्व की भावना विकसित हो, या उपयुक्त सभी? तो हमारे सामने तीन ऑप्शन है, चौथा उपयुक्त सभी है। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह उपयुक्त सभी ही होगा। अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो हमारे गांव में विकास तो हो ही रहा है, गर्व भी महसूस करेंगे। एक ग्राम दिवस मनाया जाए, उस पे एक गीत हो, जैसे राष्ट्रीय गीत है वैसे हमारे गांव का भी गीत हो, और ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव भी मनाया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, गांव के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? उसके अलावा उसी प्रकार का यह भी क्वेश्चन है। तो इसमें है इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन, स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ए और बी दोनों। अगर हमारे किसी भी गांव में आ जाते हैं तो उससे आसानी से आर्थिक विकास जो है हो जाएगा। अगर हमारे गांव में टूरिज्म आने लग जाएगा और स्वरोजगार, हमारे पास रोजगार होगा तो हम दूसरे को रोजगार देंगे, तो भी हमारे गांव का आर्थिक विकास होने लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, गांव के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। अब पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उसमें कैसे हमारा गांव का विकास हो सकता है? सड़कों के किनारों पर पौधारोपण कर कर, बिल्कुल सही। सामाजिक वानिकी कर कर, बिल्कुल सही। वायु जल भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, यह भी बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब जो होगा उपयुक्त सभी होगा। अगर हम ये तीनों ऊपर के काम करते हैं तो हमारे गांव का पर्यावरणीय विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। चलिए देखते हैं, इसके अलावा जो जल संचयन है, जो जल हम अपने मतलब तालाबों में पोखरों में रोकते हैं, उससे भी हमारे गांव का पर्यावरणीय विकास अच्छा हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। बेघर कच्चा मकान वालों का पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा देना, मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12मासी सड़क संपर्क करना, या अगर तीनों हो जाए, पेयजल की सुविधा हो जाए, मुख्य सड़क नेटवर्क हो जाए, 12 महीनों वाला मतलब पक्की सड़क हो जाए, तो गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप यही मुख्य रूप से हैं। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है आधारभूत संरचनाओं से संबंध में। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिगत विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? जो इसका सही जवाब है वह है ए और बी दोनों। आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिगत विकास अगर चाहिए तो व्यवहार में हमें अपनी कुशलता लानी होगी, सुंदरता लानी होगी, कोमलता लानी होगी, और सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखना होगा, जैसे हमारे गांव के व्यक्तिगत विकास से संबंधित जो विकास है वो आसानी से हो सके। अगला प्रश्न है, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप क्या है? सामाजिक नैतिक मूल्य, बिल्कुल सही। उसके बाद सामाजिक न्याय, यह भी बिल्कुल सही।
सुशासन की जो कल्पना है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है सुशासन 25 दिसंबर को। अगर किसी भी गांव में सुशासन की व्यवस्था हो जाती है तो समझिए उस गांव का विकास होना तय हो चुका है। तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी ऊपर के तीनों ऑप्शन आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक विकास से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई थी? 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, मंजूरी प्रदान की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकास करना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दूं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो पंचायती राज मंत्रालय है। इन्हीं के द्वारा फंडिंग की जाती है, इन्हीं के द्वारा सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। आपने आज इस वीडियो में 26 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको 26 के 26 प्रश्न याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हो तो एक बार और वीडियो देखिएगा, सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ पूछना या बताना हो वह भी आप कमेंट कर पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।